हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग पेपर कर रहे थे एमटीएस का और एमटीएस 2021 चल रहा है, जिसमें हम लोग 15 जुलाई तक का पेपर कर चुके हैं। 16-17 में कोई पेपर हुआ नहीं था और ये है 18 जुलाई का पेपर। आज 18 जुलाई शुरू कर रहे हैं और 18 जुलाई का आज मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर होगा। कल आफ्टरनून वाला होगा, उसके बाद हम लोग इवनिंग शिफ्ट का करेंगे। ऐसा करते करते हम लोग कुल अभी तक 27 पेपर कर चुके हैं और आज हम लोग करने चलते हैं 28th पेपर। ठीक है, तो हाफ के करीब तो आप लोगों को एमटीएस के पेपर हो ही गए हैं और पीडीएफ आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जिन लोगों को पीडीएफ ना मिला हो वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से पीडीएफ ले लें और स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना डिस्कशन। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन आपका, और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, देखिए स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, कुर्सी पे बैठे बैठे थोड़ा आलस लगता है ना, तो इसलिए खड़े खड़े पढ़ा रहा हूँ आज। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है? ईडीएम का क्वेश्चन है। तो ईडीएम में क्या पूछा जा रहा है बच्चा? ईडीएम में देखो, ईडीएम है बिलो द बेल्ट। अच्छा, पूरा क्या होता है? एक्चुअली इन्होंने थोड़ा सा छोड़ दिया है। पूरा जानते हो इसके पहले क्या था? हिट बिलो द बेल्ट। पूरा है हिट बिलो द बेल्ट। अब ये अंग्रेजी में कहाँ से आया ये तो खैर मुझे नहीं पता। हो सकता है अंग्रेज़ों में भी कोई कहानी ऐसी हो जिसमें कमर के नीचे हिट किया हो और वो बेईमानी माना जाता हो। फिलहाल हिंदू मैथोलॉजी में महाभारत आप लोगों ने देखा होगा और पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। नहीं पूरा पढ़ा होगा तो कम से कम इस लॉकडाउन में बी.आर. चोपड़ा ने दिखा ही डाला है। तो उसमें एक सीन है जब महाभारत ख़त्म हो जाती है और लास्ट में दुर्योधन एक तालाब में छुपा होता है। उसको मारने के लिए, उससे युद्ध करने के लिए भीम उसको चैलेंज करते हैं। ठीक है, भीम चैलेंज करते हैं कि हम तुमसे क्या करेंगे? डुएल करेंगे, द्वंद्व युद्ध करेंगे। ठीक, वो सीन आपको याद होगी। भीम उसको मार नहीं पा रहे थे किसी कीमत पर, तो कृष्ण ने उनको इशारा किया था कि कमर के नीचे। और गदा युद्ध जब होता है तो उसमें कमर के नीचे वार करना अनफेयर कहा जाता है, मतलब फाउल होता है, गलत माना जाता है। कृष्ण ने उसको इशारा किया कि आप उसको कमर के नीचे मारिए, कमर के ऊपर मारेंगे आप उसको मार नहीं पाएंगे। तो कमर के नीचे उन्होंने वार किया था, उसी को कहते हैं हिट बिलो द बेल्ट। हिट बिलो द बेल्ट का मतलब क्या होता है? किसी को बेईमानी से हराना या खेल में बेईमानी करना। ठीक है, तो ये बात हुई। अब आ जाओ आप इस कहानी के पीछे चलते चलते अपने किस पे? ईडीएम पे आ जाओ। तो एक बार मैं इसको फिर से क्लियर करता हूँ। अब आप ढूंढिए आपका आंसर कौन सा होना चाहिए इसमें। तो विदाउट एनी एफर्ट होगा, नहीं ये गलत हो जाएगा। वेरी क्विकली होगा, ये भी गलत हो जाएगा। क्रूएल अनफेयर, इसमें आ गया हमारा अनफेयर, तो ये हमारा क्या हो जाना चाहिए? आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब सस्पिशियसली तो होगा नहीं। ठीक, तो हिट बिलो द बेल्ट, ये पूरा हिट नहीं लिखा है इन्होंने, हमें कोई मतलब नहीं। चलो हिट बिलो द बेल्ट होता है, हमने आपको बता दिया, आप समझिए कहानी क्या उन्होंने दिया है, कहाँ से कोई मतलब। ठीक है, तो बिलो द बेल्ट का मतलब ये हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, और हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा? ये है इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन। ठीक, इम्प्रूवमेंट में क्या है बच्चों? देखो इम्प्रूवमेंट में इन्होंने क्या दे रखा है, ये है अंडरलाइन किया हुआ, हैड जस्ट पास्ड अननोटिस्ड बाय ऑल बट हरसेल्फ। ठीक है, इसमें आपको गलती निकालनी है, अगर कोई गलती हो तो, अदरवाइज नो इम्प्रूवमेंट। तो चलो पढ़ के देखते हैं। हर 44th बर्थडे हैड पास्ड, उसका 44वां बर्थडे बीत गया। ठीक, कोई बात नहीं, हो जाने दो। अननोटिस्ड बाय ऑल, सब लोगों को, किसी ने उसको नोटिस नहीं किया। अननोटिस्ड बाय ऑल का मतलब, अननोटिस्ड मतलब किसी ने ध्यान नहीं दिया। और बट हरसेल्फ, बट हरसेल्फ यहाँ बट किस लिए लगा हुआ है? एक्सेप्ट के लिए। ठीक है, किसी नहीं, उसके अलावा और किसी का ध्यान नहीं गया कि वो 44 साल की हो गई या उसका 44वां बर्थडे पार हो गया। तो यार इसमें मुझे कहीं कोई एरर नज़र नहीं आ रही है सेंटेंस में। ठीक है ना, मतलब ईमानदारी से बताऊं तो कोई गलती नज़र नहीं आ रही है। अगर ज़बरदस्ती करूंगा तो कोई ना कोई एरर निकल आएगी, पर वो ठीक नहीं होगा। हाँ, क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या कोई ऑप्शन इससे बेहतर है जो लिखा हुआ है, तो देख लेते हैं। हैड जस्ट पास्ड, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अननोटिस्ड बाय ऑल यहाँ तक ठीक है। तो ये जो लिखा है ना हरसेल्फ, तो बाय ऑल के बाद या तो हम यहाँ पे एक्सेप्ट लगाएं या तो बट लगाएं, ये कुछ आना जरूरी था, इसके बिना गलत हो जाएगा। ठीक है, हर कोई अननोटिस रहा, किसी ने नोटिस नहीं किया, कोई जान नहीं पाया, उसके सिवा सिर्फ वो जान पाई थी। ठीक है, दूसरा क्या है? हैज जस्ट पास्ड। ठीक है ना,
तो हैज़ जस्ट पास्ड ठीक तो है, लेकिन अननोटिस्ड बाय ऑल, अब ये अननोटिस्ड बाय ऑल हरसेल्फ, यहाँ भी वही है, बट ये एक्सेप्ट लगना चाहिए। हैज़ जस्ट पास्ड अननोटिस्ड बाय ऑल हरसेल्फ, सब में तो वही ऑप्शन है, तो कोई नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसके सिवा किसी ने नोटिस नहीं किया था। तो जब उसके सिवा किसी ने नोटिस नहीं किया था तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें वहाँ पे बट या एक्सेप्ट लगाना जरूरी है। अगर नहीं लगाते हैं आप बट या एक्सेप्ट तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, समझ गए बात को। चलिए अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो इसके आगे क्या होगा, अब ये वाला ऑप्शन तो हो गया नो इम्प्रूवमेंट का। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा होगा, ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं जी, ठीक है। आ जाओ 3 वाले पर भी थोड़ा सा इसकी सेटिंग करनी है। हाँ ठीक है, अब सेट हो गया, मुझे अब ठीक लग रहा है, ठीक है। तो आ जाओ इस वाले क्वेश्चन में क्या है, इस वाले क्वेश्चन में पूछी जा रही है भैया एरर, ठीक है। तो एरर क्या है, देखो पढ़ के देखते हैं। ही सैट डाउन इन अ डार्कली कॉर्नर, गलत हो गया, चलो आगे पढ़ देता हूँ। एंड कवर्ड हिज फेस एंड वुड नॉट से अ सिंगल वर्ड टू एनीवन, यहाँ तक तो ठीक है। गलती क्या हो गई, डार्क कॉर्नर होगा, डार्कली कॉर्नर नहीं होगा। ये कॉर्नर क्या है भैया, कॉर्नर है नाउन। ये चीज़ आप लोगों को अक्सर मिलती है, रोज एक बार ये मिल जाता है कि नाउन के पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, नाउन के पहले हमें यूज करना चाहिए एडजेक्टिव, क्या, एडजेक्टिव, ना कि एडवर्ब। और डार्कली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। मैं इसको आपको एक बार क्लियर करके दिखाता हूँ फिर से, ठीक है। चलिए देखिए, ये कॉर्नर क्या है, नाउन है, और ये डार्कली क्या है, एडवर्ब है। और नाउन के पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, एडजेक्टिव यूज करते हैं। तो एडवर्ब गलत हो जाएगा, यहाँ क्या लगाना चाहिए, एडजेक्टिव लगाना चाहिए। एडजेक्टिव का मतलब क्या हुआ, इस डार्कली की जगह क्या होना चाहिए, डार्क होना चाहिए था। तो डार्क होना चाहिए, तो फिर आपका आंसर क्या हुआ, ये तीसरा वाला गलत है, तो यही हमारा आंसर होगा। क्योंकि जब एरर पूछेंगे तो आंसर वही होगा जो गलत होगा, ठीक है। तो ये तीसरा वाला हो गया, ठीक। अब आगे बढ़ जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या हो जाता है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 3 हो चुके हैं, 4 में आ जाओ। फिर क्या कह रहे हैं, फिर ये नो एरर का सिंबल देखो लगा दिया। तो इसमें आ जाओ, क्या लिखा है कि द गून्स फ्लेड आफ्टर किल अ बॉय इन द स्ट्रीट। गून का मतलब जानते हो क्या होता है, नहीं जानते हैं, ठीक है, चलो बता देता हूँ। गून का मतलब होता है गुंडा। गुंडा सुना होगा, गुंडा, मवाली, बुली, रास्कल, और क्या होता है, राउडी। अरे फिल्म के हीरो की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। राउडी मतलब होता है उपद्रवी, उत्पाती, ऐसा आदमी जो जहाँ पहुँचे वहाँ पे कोई ना कोई उपद्रव खड़ा करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, राउडी, ठीक है। रास्कल एक वर्ड होता है, स्काउंड्रल होता है, लिख लेना, सब नोट कर लेना, एक तरफ से बता रहा हूँ। चलो, एक गून का मतलब हो गया गुंडा, एक रास्कल होता है गुंडा, एक स्काउंड्रल होता है गुंडा, एक बुली होता है गुंडा, एक होलीगन मतलब होता है गुंडा, HOOLIGAN, होलीगन मतलब होता है गुंडा, राउडी होता है गुंडा, ठीक है। रफियन का मतलब भी होता है गुंडा या मवाली, ठीक है। चलो इतना हो गया। तो अब यहाँ पे हमें एरर ढूंढनी है यार, हम कहाँ वर्ड्स के चक्कर में फंस गए, ठीक है। आ जाओ एरर देखते हैं। तो गून्स फ्लैट, ये मतलब ये जो गुंडे थे वो भाग गए। कब भाग गए, आफ्टर किल अ बॉय इन द स्ट्रीट, ठीक है, एक गली में एक बच्चे को मार करके। अच्छा, एक चीज़ मैंने बताते बताते कई बार ये बात बताया हूँ कि जब भी हम किसी प्रीपोजिशन के बाद कोई वर्ब यूज करते हैं, ठीक है, याद करो बताया हूँ। जब प्रीपोजिशन के बाद कोई वर्ब यूज करते हैं तो किस फॉर्म में होती है, ING फॉर्म में होती है, याद है। एक्सेप्ट टू लगा होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, अदरवाइज कोई भी प्रीपोजिशन है, एट है, ऑन है, फार है, फ्रॉम है, विद है, विदाउट है, ओवर है, अंडर है, अबव है, बिलो है, आफ्टर है, बिफोर है, किसी के बाद भी अगर आप वर्ब लगा रहे हो तो क्या होगी, वर्ब की ING फॉर्म में होगी। तो ये आफ्टर के बाद जो किल लिखा हुआ है, दैट शुड हैव बीन किलिंग। क्या होना चाहिए था, उसको किल की जगह पर आपको किलिंग लगाना चाहिए था। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये आपका गलत हो गया। फिर अब तो तीसरा आंसर ठीक हो गया। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन सा आता है, क्वेश्चन नंबर 5 करना है अब की बार ना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये देख लो, खाली जगह भरना है। तो लिखा है कि सी स्मैश्ड। स्मैश का मतलब क्या हुआ, मतलब एकदम क्या कहते हैं, जैसे नींबू नहीं छोड़ते हैं ना, ऐसे ही स्मैश। या चोखा बनाने के लिए, चोखा समझ लो ना, भरता, तो उसके लिए आलू जैसे मैश करते हैं, होता है। सी स्मैश्ड डैश ऑफ ग्लास विद अ मेटल बेस। हाँ, तो ये उसने आलू का चोखा नहीं बनाया है, उसने क्या किया,
होता है ना, जैसे ये मान लो शीशा है, ठीक है, ये शीशा है, और मेटल, मेटल का मतलब क्या हुआ, धातु का कोई फूल का गुलदस्ता नहीं होता है जिसमें लगाते हैं, फूल लगाते हैं, बेस होता है, इसको कहते हैं, ये फ्लावर बेस। तो मेटल का था, वही मतलब मेटल का फ्लावर बेस उठा के शीशे पर दे मारा। अब शीशे पे दे मारा तो शीशे की क्या हाल हो जाएगी, उसी को कह रहे हैं स्मैश, ठीक है। तो शीशे की क्या चीज़ थी जिसको उसने तोड़ दिया है, ठीक है। तो यहाँ आ जाओ, ये पियान दिया हुआ है, ये कुछ चीज़ होती नहीं है, ठीक है, तो इनको काट दो। पान लिखा हुआ PAWN, पान का मतलब जानते हो क्या होता है? ये खाने वाला पान नहीं खाने वाला पान नहीं, ये पान होता है एक, जानते हो, जो लोग गिरवी रखते हैं, गिरवी रखना समझ रहे हो, जब हम जब कभी पैसे की ज़रूरत होती है, गांव में साहूकार वाले होते हैं तो सोना चांदी या कोई चीज़ गिरवी रख करके पैसे देते हैं आप लोगों को, तो वो एक तो जो गिरवी रखते हैं वो चीज़ होती है पान। और एक पान का मतलब होता है, जैसे आप लोगों ने शतरंज कभी खेला है, शतरंज खेलते समय जो आपके साथ आपके पास प्यादा होता है, प्यादा जिसको कहते हो, उसको भी पान कहते हैं, ठीक, बात समझ गए। चलो, तो ये भी यहाँ पर आंसर नहीं होगा क्योंकि उसने शीशे का पान थोड़ा न तोड़ा था। पेन, पेन क्या होता है, खिड़की में जो पल्ले होते हैं, जैसे मान लो ये खिड़की है आपकी, तो ये खिड़की में एक पल्ला इधर हो गया, एक पल्ला इधर हो गया, ये एक पल्ला हो गया खिड़की का, एक पल्ला हो गया, तो इसको कहते हैं पेन, ठीक है। तो हाँ, शीशे की खिड़की का पल्ला हो सकता है, ये हो सकता है। और ये जो चौथा वाला पेन है, ये वाला पेन तो दर्द के लिए लगा हुआ है भैया, तो ये लगेगा नहीं है क्योंकि उसने धातु के टुकड़े से दर्द नहीं तोड़ा था, ठीक है, पेन तोड़ा था। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया इसमें, थर्ड वाला हो गया, शीशे का खिड़की का पल्ला तोड़ दिया उसने, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये 5 हो गए, तो आ जाओ 6 पे। 6 में फिर खाली जगह भरनी है, खाली जगह भरनी है। तो देखो अब यहाँ क्या दिया हुआ है कि आई हैव विजिटेड, मैंने देखा है, क्या देखा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इन योर रीजन, आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में हमने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स देखे हैं। अब यहाँ देखो क्या लिखा है, कोचिंग के साथ ये इंस्टीट्यूट्स लिखे हैं, इस पर अब ध्यान रखना। इंस्टीट्यूट्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ठीक है, क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ये आपका नाउन समझिएगा, ठीक से बना नहीं है, तो मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, प्लूरल काउंटेबल नाउन है ये, ठीक है। अब प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले क्या लगा सकते हो आप, मैनी लगा सकते हो, मोस्टली तो लगाओगे नहीं क्योंकि मोस्टली मतलब अक्सर होता है, ये एडवर्ब है, ठीक है। मोस्ट होता तो एक बार के लिए काम चलाऊँ था, लेकिन मोस्टली नहीं होगा, ठीक है। अब मच लगेगा नहीं प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले, ठीक है, एनी यहाँ लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि बहुत सारे हैं। तो आई हैव विजिटेड मेनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इन योर रीजन, हमने आपके रीजन में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट घूम घूम कर देखे, बात की, उसके बाद एक कोचिंग में एडमिशन ले लिया, ठीक है। 6 हो गया क्वेश्चन। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एंटोनियम बताना है। किसका एंटोनियम बताना है, वेनिस का एंटोनियम बताना है। तो वेनिस का मतलब क्या होता है जरा ये बता दो। तो देखो कितने वेनिस होते हैं, पहले तो एक ये देख लो, VANISH, एक ये वाला वेनिस होता है। दूसरा एक होता है BANISH, 2 हो गए वेनिस, ठीक है। एक वेनिस ये VENIC होता है, तो ये इटली का एक शहर है, ठीक है। तो एक वीनस होता है, वीनस को हम क्या लिखें यहाँ पर, वीनस इससे होता है VENUS, ये गॉडेस है। तो VANISH जो होता है, इस वेनिस का मतलब होता है डिसअपियर, कोई चीज़ है जो आपके आगे से क्या हो जा रही है, गायब हो जा रही है, ठीक, लुप्त हो जाए, डिसअपियर हो जाना। और इस वेनिस का मतलब क्या होता है, घर से निकाल देना, जैसे वनवास देना, भगवान राम को वनवास दिया गया था ना, तो क्या हो गया, उनको वेनिस किया गया था, तो ये निकाल देना हो गया, घर से निकाल दिया गया है। ये वेनिस क्या होता है, इटली का एक शहर है, ई लगा दो। और वीनस का मतलब होता है शुक्र को कहते हैं, और गॉडेस ऑफ लव कहते हैं इनको, ठीक है। तो इस वेनिस का मतलब क्या हो गया, डिसअपियर हो जाना। तो एंटोनीम बताना है, ये जो डिसअपियर है वो क्या हो गया, साइनोनीम हो जाएगा। तो एंटोनीम का मतलब क्या हो जाएगा, जो आ जाए, जो दिखाई देने लगे। डिपार्ट का मतलब भी हो गया चला जाना, ये भी साइनोनियम हो जाएगा। कांकर का मतलब जीतना हो जाएगा, ये लेना देना नहीं है। इमर्ज का मतलब क्या होता है, उभरना। एक चीज होती है जो गायब होती है, जो गायब होगी उसको हम वेनिस या डिसअपियर कहेंगे, और जो निकल रही होगी उसको क्या कहेंगे, इमर्ज। तो गायब होना और निकलना, निकलना क्या हो जाएगा, इसका एंटोनीम होगा। आपका एंटोनीम क्या होगा, आंसर कौन सा होगा, चौथा वाला हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हम आते हैं अब किसमें, क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की क्या है, साइनोनियम का क्वेश्चन है। साइनोनियम किसका बताना है, आपका एक्यूट का बताना है। एक्यूट क्या होता है, देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक एक्यूट होता है और एक क्रॉनिक होता है। जैसे बीमारी होती है, मान लो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो बहुत दिन से चली आ रही हैं, ठीक है ना, बहुत दिन से
चली आ रही हैं, ऐसी कोई बीमारियां होती हैं, जैसे डायबिटीज़ की बीमारी होती है, कई साल से चली आती है तो चलती रहती है बहुत दिनों तक, गठिया उठिया टाइप की जो बीमारियां होती हैं, या और सांस की बीमारियां होती हैं, अस्थमा वगैरह होता है, तो ये बहुत दिन तक चलती रहती हैं। उन बीमारियों को क्या कहते हैं हम लोग? क्रॉनिक बीमारियां कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? उनको क्रॉनिक बीमारियां कहते हैं, जो बहुत दिन से चली आ रही होती हैं। और एक्यूट बीमारी क्या होती है? ये जो अचानक 2-4 दिन में, मतलब जैसे सुबह हुई शाम तक इधर का उधर कर देगा, जैसे कोरोना चल रहा था, तो कोरोना क्या हुआ था? अचानक हो जाता था। हैजा है, कॉलरा है, इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं ना, अटैक वगैरह होता है, तो ये क्या होता है? बस मतलब थोड़ा कुछ घंटों का इनका समय होता है बस। तो ये एक्यूट बीमारियां होती हैं, ठीक है। तो हमें साइनोनियम बताना है एक्यूट का। तो ऑब्स्ट्यूज क्या होगा? एक ऑब्स्ट्यूज दिया हुआ है। ऑब्स्ट्यूज का मतलब क्या होता है? ऑब्स्ट्यूज का मतलब जानते हो क्या होता है? इसका मतलब तो कुंठित हो जाना, ठीक है, कुंठित या सुस्त या लेजी टाइप का होता है, तो ऑब्स्ट्यूज हम लगा नहीं पाएंगे। तो बच्चा फेथफुल का यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। और क्रॉनिक का मतलब क्या हुआ? क्रॉनिक इसका एंटोनियम हो जाएगा, जो बहुत लंबे समय से चली आ रही। तो अभी एक ऑप्शन बच रहा है ना, डायर का मतलब जानते हैं क्या होता है? सीरियस होता है, मतलब जो मैटर बहुत क्या होता है? गंभीर होता है, सीरियस होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायर बोलेंगे। तो ये डायर हो सकता है। एक्यूट का मतलब क्या हुआ? एक्यूट मतलब अचानक होता है, जैसे कोरोना टाइप की बीमारी होती है ना, या हैजा वगैरह होता है, कॉलरा वगैरह होता है, तो ये क्या होती है? सीरियस बीमारियां होती हैं। अभी होती हैं तुरंत दवा हुई नहीं तो थोड़े दिन में इधर के उधर हो जाएंगे, खेल खत्म हो जाता है, पार कर देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? अगले पे आ जाओ। हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? देखो ये एडीएम पूछे हैं, ठीक। एडीएम किस चीज़ का है? देखो यहाँ लिखा हुआ है कि कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। बॉडी मतलब क्या हो गया? शरीर, और सोल का मतलब वो आत्मा। शरीर और आत्मा को साथ साथ रखो, इसका क्या मतलब होगा? तो ऐसा कोई मतलब नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि बड़ी मुश्किल से किसी तरह से खाने पीने का इंतजाम किया। जैसे कोरोना के समय में बहुत सारे लोगों के साथ हो गया था, बहुत सारे लोगों को नौकरियाँ छूट गई थी, तो बड़ी मुश्किल से वो लोग रोजी रोटी का इंतजाम कर रहे थे, तो उसी को कहते हैं कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। किसी तरह से हो पा रहा था। तो इसमें लिखा है ना, स्टे अलाइव ड्यूरिंग हार्ड टाइम। हार्ड टाइम का मतलब क्या हुआ? मुसीबत के समय में जिंदा रख पा रहे हैं अपने आप को किसी तरह से, वही होगा, ठीक है। स्टे अलाइव ड्यूरिंग हार्ड टाइम्स, ठीक है। तो आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, और क्वेश्चन नंबर 10 एक बार फिर से क्या है? फेलर का क्वेश्चन है, ठीक। चलो पढ़ो। दैट फेलो पुश्ड मी सो हार्ड। कोई बंदा है, उसने मुझे इतनी जोर से ढकेला। दैट फेलो पुश्ड मी सो हार्ड मतलब इतनी जोर से धक्का दिया, इतनी जोर से ढकेला कि माई विजन गॉट फॉर अ डैश सेकेंड, कि थोड़ी देर तक आंखों के आगे कुछ दिखाई ही नहीं दिया। मतलब किसी आदमी ने ढकेल दिया, गिर गए, तो गिर जाने के बाद थोड़ी देर तक कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा था, आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। तो वो क्या होगा? विजन क्या होता है बताओ? विजन सिंप्लीफाई होगा। अब सोच लो, गिरे हैं, धक्का खा के गिरे हैं, तो कभी गिरे हो गए यार, तो याद करो ना, कभी गिरे उरे हो तो थोड़ी देर के लिए आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, दिखाई नहीं देता, वही है। तो सिंप्लीफाइड होगा या इल्यूमिनेटेड होगा? इल्यूमिनेटेड मतलब उजाला हो जाना, वो इल्यूमिनेट तो होगा ही नहीं, एक्सपोज भी नहीं होगा। क्या हो जाता है? विजन ब्लर हो जाता है। ब्लर का मतलब धुंधला धुंधला दिखाई देता है। जब चक्कर वक्कर आता है, गिरते हैं चोट वोट लगने पर, तो थोड़ी देर के लिए आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, दिखाई नहीं देता कुछ, तो होता है विजन ब्लर हो जाता है, ठीक है। आप लोगों को पता नहीं एक्सपीरियंस है कि नहीं है, मुझे है, ठीक है। एक बार अमरूद तोड़ रहे थे तो पेड़ से गिरे थे धम से नीचे ज़मीन पे, तो थोड़ी देर के लिए कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, तो ऐसा होता है, ठीक है। अब क्यों तोड़ रहे थे, कहाँ तोड़ रहे थे, ये नहीं बताएंगे, ठीक है। चुगली करने की मौका नहीं देंगे आप लोगों को, ठीक है। तो ये है खाली जगह भरना है, ये रहा आपका खाली जगह। ढूंढो क्या है, पढ़ के देखो। आई ऑर्गेनाइज्ड माई ड्रेसिंग टेबल। मैंने अपनी ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज करना। अब बताओ, यहाँ कोई पार्टी थोड़े नहीं कि ऑर्गेनाइज करनी है। ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज करने का मतलब चीज़ें बिखरी उखरी होंगी, इधर उधर पड़ी होंगी, उनको व्यवस्थित कर रहे हैं, ठीक है। तो आई ऑर्गेनाइज्ड माई ड्रेसिंग टेबल। कैसे? बाय पुटिंग ऑल द रबर बैंड्स। तो लड़की होगी पक्का क्योंकि ड्रेसिंग टेबल पर रबर, एक तो ड्रेसिंग टेबल है, यहाँ से ही समझ में आ रहा है ना, ड्रेसिंग टेबल है तो लड़की होगी। और ऊपर से ये रबर बैंड की बात आ गई है। हालांकि इक्का दुक्का अब लड़के भी रबर बैंड लगाए लगे हैं ना, वो छोटी छोटी बांधने लगे हैं, तो रबर बैंड उनको भी जरूरत पड़ती है। डैश द ड्रॉर, ठीक है। उसने क्या किया कि रबर बैंड को ड्रॉर में रखा। तो ड्रॉर में रखने के लिए क्या लगाओगे? फॉर लगाओगे? नहीं। इन लगाओगे? यस। ऑन और एट लगाएंगे? नहीं, ठीक है। तो इसमें इन लगेगा, काम ही खत्म हो गया, ठीक। कोई और समझाने वाली बात? ड्रॉर में, तो ड्रॉर कैसा होगा? ड्रॉर ऐसा होगा, तो इसके अंदर रखोगे तो इन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13, नहीं अब की बात तो 12 होना चाहिए ना, हाँ ठीक है। तो ये 12 हुआ, क्वेश्चन नंबर 12 है ये।
तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, ये इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन होगा। कोई इंप्रूवमेंट का सेंटेंस पढ़ो। नेक्स्ट मंथ मतलब अगले महीने की बात है, अगले महीने की होगा तो सेंटेंस फ्यूचर में होना चाहिए। तो नेक्स्ट मंथ आगे लिखा सी वाज गोइंग टू इंस्टीट्यूट, सी वाज गोइंग टू द इंस्टीट्यूट टू स्टडी फॉर अ मास्टर डिग्री। ठीक है, तो मास्टर डिग्री लेने के लिए, एमए करने के लिए वो इंस्टीट्यूट जा रही है। कब जा रही है, अगले मंथ जा रही है। तो एक बात ध्यान रखो कि जब यहाँ यार नेक्स्ट मंथ लिखा हुआ तो यहाँ वाज कैसे हो सकता है, सवाल ही नहीं पैदा होता ना। नेक्स्ट मंथ है तो हम वाज में कैसे चल सकते हैं ना, पास्ट में तो जाएंगे नहीं। तो अब देखो ये भी पास्ट में है, ठीक है। नेक्स्ट मंथ में हम हैज में बीता हुआ हो जाएगा, मतलब वो जा चुकी है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो अब नेक्स्ट मंथ के लिए देखो, नेक्स्ट मंथ पकड़ के ले आओगे तो या को तो आपके विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा लो, या तो इज के साथ गोइंग टू लगा दो, ठीक है ना, इज गोइंग टू, ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है ना, या तो फ्यूचर इंडेफिनिट लगाओ या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाओ। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस फ्यूचर के प्लान के लिए यूज होता है, ठीक है। अगर आप सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखते हैं तो फ्यूचर प्लान के लिए हो सकता है। जैसे हम ये कहते हैं कि वी आर ओपनिंग अ न्यू शॉप या वी आर ओपनिंग अ न्यू ब्रांच नेक्स्ट मंथ, हम अगले मंथ एक नई ब्रांच स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। या हम आपसे कहें कि हम अगले मंथ एक नया चैनल स्टार्ट करें, आई एम स्टार्टिंग अ न्यू चैनल नेक्स्ट मंथ, तो ये हो जाता है ना, फ्यूचर के प्लान को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कर सकते हैं, ठीक है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा होगा आपकी बार, 13 होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो ये 13 में क्या है, यहाँ भी वही इंप्रूवमेंट की कहानी है। ही ब्लू आउट द कैंडल, ब्लो आउट का मतलब क्या होता है, बुझाना। कैसे होगा, जैसे मान लो एक कैंडल जल रही है, ठीक, जल रही, ऐसे फूकते हैं, फूक के बुझा देते हैं, तो इसी को कहते हैं ब्लो आउट करना, ठीक है। अब कैंडल होती तो अभी मैं फूक के बुझा के दिखा देता, ठीक, इतना समझ गया हो ना। मान लो ये कैंडल है, जल रही है, हमने फूक के बुझाया इसको, तो ब्लो आउट होता है कैंडल बुझाने के लिए, कहता है। एंड वेन टू स्लीपी, अब लो भैया, वेन टू स्लीपी, वेन टू स्लीप मतलब होता है सोने चली गई ना, तो ये स्लीपी नहीं होगा ना, यहाँ तो और की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, तो क्या होगा, वेन टू स्लीप होगा, ठीक है। पास्ट में है, अब ब्लू पास्ट में है ना, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो गो नहीं हो सकता है ना, गॉन भी नहीं हो सकता, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आनी चाहिए, वेंट होगा। क्योंकि पहला वाला सेंटेंस जो होता है ये एंड के पहले पास्ट में है, तो एंड के बाद वाला भी पास्ट में होना चाहिए, वेंट ही होगा, बस टू के बाद स्लीपी नहीं, स्लीप होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कौन सा, पहला वाला आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, 14 अब की बार है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा है, साइनोनियम पूछा है। किसका साइनोनियम पूछा है, ये अंडरलाइन किया हुआ है, आर्डेंट का। तो इसमें यही होगा, आर्डेंट ही होगा, खासतौर से फॉलोअर वो गलती से हो गया, आर्डेंट मान लीजिए। तो आर्डेंट का मतलब क्या होता है ना, बहुत ही जोशीला, बहुत उत्साही, मतलब बहुत ही कह सकते हो ना, फर्वेंट हो सकता है, एंथुजियास्टिक हो सकता है, बहुत ही जेलस हो सकता है। कौन वाला जेलस, ईर्ष्या वाला जेलस नहीं, ये वाला जील, ZEAL वाला जील होता है ना, इस जेलस का मतलब उत्साही, जोशीला। और एक और वर्ड हो जाता है पैशनेट, ये हो जाएगा पैशनेट, पैशन होता है ना जुनून या जोश, तो पैशनेट मतलब ही होता है जोशीला, ये आंसर हो जाएगा आपका। और बता देना है, अवर्स का मतलब क्या होता है, अरुचि जिसके अंदर होती है, अवर्स का मतलब क्या होता है, डिसलाइकिंग होती है, ठीक है ना। अवर्स जहाँ होगा तो ये क्या होगी, डिसलाइकिंग होती है। ये ऑब्जेक्टिव हो जाता है उद्देश्य के लिए, कैजुअल का मतलब ऐसे ही, मतलब बहुत ही फॉर्मल ढंग से हो जाता है। तो पैशनेट का मतलब होता है जोशीला, उत्साही, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर किसके लिए, आर्डेंट के लिए, क्लियर। अब आ जाओ, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 एक बार फिर से फिलर का क्वेश्चन है। तो ये फिलर वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, देखो, मोस्ट मेन लाइनर्स का मतलब होता है जो मेन लाइन थिंकिंग वाले लोग होते हैं। तो मोस्ट मेन लाइनर्स डू नॉट व्यू मॉडर्न कल्चर, तो ये लोग मॉडर्न कल्चर को नहीं मानते हैं एज इनहेरेंटली डैश टू रिलीजियस बिलीफ। तो ज़्यादातर मेन लाइनर्स मॉडर्न व्यू को रिलीजियस बिलीफ के अगेंस्ट या वो नहीं मानते हैं, तो अगेंस्ट में ही जाना पड़ेगा ज़्यादातर जो लोग होते हैं। अब यहाँ क्या होता है, इनिमिकल का मतलब क्या होता है, विरोधी, अपोनेंट होता है, ठीक है, कंट्रास्ट होता है, एडवर्स, जो एडवर्स में होता है विरोधी होगा, ठीक है। और एक चीज़ होती है इनकोट, तो इनकोट का मतलब क्या होता है, इनकोट का मतलब होता है जो चीज़ें इनकम्प्लीट होती हैं, जो चीज़ें अपूर्ण होती हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, इनकम्प्लीट, ये हो गया इनकम्प्लीट, ये हो जाएगा, ठीक है। इनकन्क्लूसिव, तो कंक्लूसिव को मतलब जिसमें कोई निष्कर्ष निकलता हो, इनकन्क्लूसिव में जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता हो तो गोली मारो, इसको तो लेना देना ही नहीं है। इनएडवर्टेंट, तो एडवर्टेंट का मतलब होता है जानबूझकर, इनएडवर्टेंट का मतलब क्या हुआ, अनजाने में या अननोइंगली, अनविलिंगली, ये हो जाएगा अनजाने में, तो ये कोई लेना देना नहीं है।
सेंटेंस पे फिर आ जाओ कंटेंट में। मोस्ट मेन लाइनर्स डू नॉट व्यू, बहुत ज़्यादातर मेन लाइनर्स को ये नहीं लगता है कि जो मॉडर्न कल्चर है वो इनहेरेंटली रिलीजियस बिलीफ के क्या होगा, पहले में रिलीजियस बिलीफ का विरोधी है, दूसरा रिलीजियस बिलीफ के अनकम्प्लीट है, तीसरा रिलीजियस बिलीफ को अनकंक्लूसिव है, उसका निष्कर्ष नहीं निकलता या उसके अनजाने में है, तो अनजाने कुछ नहीं निकलता। तो सीधे एक वर्ड कौन सा आ रहा है, ज़्यादातर लोगों को ये नहीं लगता कि मॉडर्न कल्चर रिलीजियस बिलीफ के विरोधी है, मॉडर्न जो कल्चर है वो रिलीजियस बिलीफ के अगेंस्ट है, ऐसा ज़्यादातर लोगों को नहीं लगता है। तो पहले वाले में आपका आंसर क्या होगा, ठीक है, क्लियर करके फिर से बता दे रहे हैं। इसमें क्या आएगा, इनिमिकल, क्योंकि यहाँ विरोधी वर्ड आना चाहिए था। ठीक है, अब आगे आ जाओ, हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, अब की बात 16 होगा। ठीक है, तो 16 में क्या करना है, मिस स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है आपको। तो हमें देखना है कि सेंटेंस में जो ग्रीन लिखा हुआ है उसमें कोई एक या दो वर्ड ऐसे होंगे जिनकी स्पेलिंग गलत होगी। तो नंबर 1 की सही है, नंबर की सही है, ऑफ की सही है, इन सब में होगा भी नहीं कोई ना, हैव में और बीन में थोड़ा ना, बाई और हर में थोड़ा ना कोई गलती आ जाएगी। तो गलती किस में होगी बच्चा, गलती जो दो वर्ड हमने छोड़ दिए हैं इन्हीं में हो सकती है। जैसे मेजर्स में है तो ये मेजर्स में गलत है, इसकी स्पेलिंग क्या होना चाहिए, MEASURES, क्या होगा, फिर से देखो MEASURES, मेजर्स, ये हो जाएगा। और सजेस्टेड की स्पेलिंग गलत है, इसमें क्या होता है, SUGGESTED, ये होता है सजेस्टेड की स्पेलिंग। ठीक, तो ढूंढो, आ जाओ मेजर्स में। यहाँ मेजर्स की स्पेलिंग MEASU नहीं, गलत हो गया, यहाँ MEASURES ये ठीक है, MEASURES ठीक है, MEASURE लिखा हुआ है, ये गलत हो गई, बचे दो ऑप्शन। अब सजेस्टेड में देख लो, यहाँ पे सजेस्टेड गलत है, यहाँ DJ लिखा हुआ है, ये गलत हो गया। ये सजेस्टेड की स्पेलिंग सही दी जा रही है, ये सजेस्टेड की स्पेलिंग सही दी जा रही है। तो दोनों सही किस में आ रहे हैं, दोनों सही आ रहे हैं केवल आपके थर्ड वाले में। ठीक है, फर्स्ट वाले के दोनों गलत हो गए, सेकेंड वाले का एक सही एक गलत हो गया, थर्ड वाले के दोनों सही हो गए, और फोर्थ वाले में ये गलत हो गया, ये सही हो गया। तो हमारा आंसर फिलहाल कौन सा आना चाहिए, अब हमारा आंसर होगा थर्ड वाला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे आता है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 17 फिर से पूछ लिया इन्होंने, एंटोनीम का क्वेश्चन है। ठीक है, तो एंटोनीम अब बताओ किसका एंटोनीम आपको बताना है, आउटस्टैंडिंग का। ठीक है, आप टीवी सीरियल वगैरह देखते तो कोई लाइव शो देखते होंगे, तो उसमें जैसे किसी ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया तो एक दो लोग कहते हैं आउटस्टैंडिंग, कोई कहता है फैंटाबुलस। ठीक है, तो ऐसे लोग बोला करते, कभी देखा करो। तो आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत ही असाधारण, बहुत ही एक्सीलेंट हो जाएगा। इसके लिए जो सुटेबल वर्ड है क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा, ये हो गया ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब क्या हुआ, सामान्य से बहुत ही अलग, या इसी को दूसरे वर्ड में जो कहना चाहते हैं वो कहना चाहते हैं एक्सीलेंट। ये देखो हमारा एक्स गलत हो गया है, थोड़ा गड़बड़ हो गया। ठीक है, ये एक्स है, ठीक है भैया, एक्सीलेंट। तो एक्सीलेंट या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, आउटस्टैंडिंग। अब इसका एंटोनीम बताओ, तो ये बहुत खराब हो जाएगा, तो चलो ढूंढो कौन सा खराब हो जाएगा। एस्टाउंडिंग तो अच्छा हो जाएगा ना, और ऑर्डिनरी मतलब साधारण होगा, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और ये ऑर्डिनरी है, तो यही आपका क्या मिला, एंटोनीम मिला। रिमार्केबल अच्छे सेंस में आएगा, ऑनेस्ट का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, ऑनेस्ट ईमानदार होता है। तो रिमार्केबल का मतलब वो साइनोनियम के करीब में चला जा रहा है ना, रिमार्केबल मतलब बहुत उल्लेखनीय, बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग भी बहुत आश्चर्यजनक हो जाएगा, तो वो भी अच्छे में आ जाएगा। ठीक है, तो वो हमको लेना नहीं है। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 में। ठीक है, तो अब हमारा आया क्वेश्चन नंबर 18। ठीक, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहे हैं इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ऐसा वर्ड बताओ जिसकी स्पेलिंग गलत है। तो शॉफर की स्पेलिंग तो सही है। ठीक है, स्पेशलिस्ट हमको गलत लग रहा है, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, SPE हो गया, फिर CIA होता है, फिर L लगता है, स्पेशल हो जाता है, इतने में ही गलती मिल गई, SPECIA होना चाहिए, ये गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद IST लगेगा, तो यही गलत है। ठीक है, एंकर भी सही है, कपियर भी सही है। शॉफर कौन होता है, शॉफर, इसको चौफर मत बोलना। ठीक है, ये होता है सौ, ये वाला सौ है, शॉफर है। शॉफर मतलब एक बार और आ चुका है, मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ कि बड़े लोग जैसे होते हैं ना, अंबानी टाइप के लोग होते हैं, तो उनके जो वर्दीधारी ड्राइवर होते हैं, ठीक है, तो वो मतलब घरेलू ड्राइवर होते हैं परमानेंट हमेशा के लिए, उनको शॉफर कहा जाता है, उन्हीं तरह के ड्राइवरों को शॉफर कहते हैं। और एंकर होता है, एंकर का मतलब समझ रहे हो ना, कि एंकर जो उसमें
अरे प्रोग्राम वगैरह में जो उद्घोषक का काम करते हैं उनको एंकर कहा जाता है। कंपेयर होता है, कंपेयर भी एंकर ही होता है, उद्घोषक को ही कहते हैं। और जैसे प्रोग्राम वगैरह जो अनाउंस करते हैं उन्हीं लोगों को कहा जाता है, ठीक है। तो ये कंपेयर हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर किसमें, 19 में। 19 फिर से खाली जगह भरने वाला क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ लिखा कि डैश आई लर्न दैट देयर वाज अ गिफ्ट फॉर ईच चाइल्ड आई वाज डिलाइटेड। डैश आई लर्न, मुझे पता चला कि हर बच्चे के लिए एक गिफ्ट है, फिर लिखा कि मैं बड़ा खुश हो गया। तो ठीक क्या लगेगा, क्या लगा के जोड़ सकते हो। जब मुझे पता चला कि हर बच्चे के लिए एक गिफ्ट है तो मैं खुश हो गया, ठीक है, फिर तो हो रहा है। दो का मतलब क्या हुआ, यद्यपि मुझे पता चला कि हर बच्चे के लिए गिफ्ट रखा हुआ है तो मुझे खुशी हुई। तो इसमें यद्यपि लगाने का तो कोई सेंस आ ही नहीं रहा, यद्यपि फिट नहीं बैठ रहा। व्हाइल का मतलब क्या होता है, जिस समय ये हो रहा था। तो ये व्हाइल का मतलब विरोध के लिए जुड़ता है ना, तो यहाँ विरोध हो ही नहीं रहा तो विरोध लगाएंगे नहीं। व्हिच का तो कनेक्ट ही नहीं रहा, व्हिच कंजंक्शन है नहीं ना, इसमें रिलेटिव प्रोनाउन होता है तो वो लगेगा नहीं, ठीक है। इनकी भी कहानी खत्म हो गई। हमें क्या लगा ना कि जब हमें पता चला कि हर बच्चे के लिए गिफ्ट है तो मैं बड़ा खुश हो गया, ठीक है, ये सही लग रहा है। अगला आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 में। तो भैया क्वेश्चन नंबर 21 से 25 की, अरे अभी तो 20 बाकी है यार, ठीक है 20 बाकी है, ठीक है। ये आ जाओ 20 में। 20 में क्या करना है, एरर वाला क्वेश्चन है, चलो पढ़ के देखते हैं। बोथ ऑफ माई पेरेंट्स, ठीक है, बोथ ऑफ माई पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा दोनों हो गए, इनके आर लगा है, ठीक है। आर डिपेंडेंट, ये भी ठीक है। ऑन माई सैलरी फॉर देयर लिविंग, एकदम ठीक है। अरे गलत हो गया, सैलरी फॉर देयर लिविंग, मेरे मुँह से यही होता है, मेरे मुँह से निकला है कि डिपेंडेंट फॉर देयर लिविंग, मुँह पढ़ दिया ये और लिखा हुआ था यहाँ पर ऑफ, तो गलती हो गई। ऑफ नहीं होगा, डिपेंडेंट ऑन माई सैलरी, डिपेंडेंट के बाद ऑन तो सही है, डिपेंडेंट के बाद ऑन लगता है। डिपेंडेंट ऑन माई सैलरी किसके लिए डिपेंडेंट है, अपनी रोजी रोटी के लिए, अपनी लिविंग के लिए, तो फॉर लगाना पड़ेगा। तो ये जहाँ पर ऑफ लगा हुआ ये ऑफ गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर कौन सा हुआ था। आज इत्तेफाक की बात है कि जो एरर वाले क्वेश्चन थे उसमें सब तीसरा ऑप्शन सही हुआ है, पर ये इत्तेफाक है, इसको आप कोई रूल मत मान लीजिएगा कि ऐसा हमेशा होता होगा, ठीक है। आगे आ जाओ। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 25 तक। तो 21 से 25 तक में होता क्या है जी, वही 21 से 25 पहले वाला पुराना वाला सिस्टम है। एक पैराग्राफ होगा, 5 खाली जगहें होंगी, उनको भरने के लिए सुटेबल वर्ड लगाना है, ठीक है। तो आगे आ जाओ। ये रहा हमारा आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा पैसेज। पैसेज आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आप लगा पाएंगे, बिना पैसेज पढ़े इसमें कोई जादू टोना नहीं होता है, ठीक है। तो आ जाओ, सबसे पहले क्या लिखा है कि मेनी फॉरेस्ट्स आर क्लियर्ड, बहुत सारे जंगलों को सफाया कर दिया गया, क्लियर कर दिया गया। ये तो आप लोग जानते हैं, जीएस पढ़ते हो, डिफॉरेस्टेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, मुझे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ो। तो बहुत सारे जंगलों को क्या कर दिया गया है, क्लियर कर दिया गया है। क्यों क्लियर किया गया है, आगे लिखा है टू डैश वे, मतलब रास्ता साफ करने के लिए, फॉर पाम ऑयल प्लांटेशन। पाम ऑयल प्लांटेशन का मतलब क्या हुआ, नारियल के तेल की खेती करने के लिए। तो बहुत सारे जंगलों को साफ कर दिया इन्होंने। तो क्या होगा, टू डैश वे। टू डैश वे का मतलब क्या होगा, टू मेक वे होता है, ठीक, मतलब ये मेड नहीं होगा, मेक होगा, क्योंकि ये टू लग गया। फिर वही बात आई ना, उस दिन भी बताए थे हम कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो फिर हर मेड का तो कोई काम ही नहीं बचा, फिर बचा गिव है, बचा टेक बचा और मेक बचा। तो टेक अवे और गिव अवे नहीं होता, ये क्या होता है, मेक अवे होता है। अच्छा, गिव अवे होता तो है लेकिन कब होता है, जैसे मान लो 3-4 लोग कहीं जा रहे हो और पीछे से कोई आ रहा है तो उसको रास्ता देने के, जब यूँ हट जाते हो आप कि भैया ठीक है आप निकल जाइए, तो उसको हम लोग कहते हैं गिव अवे, मतलब किसी को रास्ता देना। और मेक अवे का मतलब होता है रास्ता साफ करना। रास्ता साफ करने का मतलब हुआ कि इस काम के लिए जब दूसरा काम कर, जैसे ताड़ की खेती करने के लिए आप जंगलों को काट डाले तो वही होता है मेक अवे, मतलब उसका रास्ता आसान करने के लिए, उसको सुविधा देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेक लगेगा, फिक्स है, फ्रेज है। और यहाँ पे ये मत पूछना कि क्यों होगा, क्यों का कोई गुंजाइश नहीं, फ्रेज है। आगे लिखा है कि पाम ऑयल इज मोस्ट डैश प्रोड्यूस्ड वेजिटेबल ऑयल एंड इज फाउंड इन हाफ ऑफ ऑल सुपरमार्केट प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो पाम ऑयल जो होता है वो क्या है, इज द मोस्ट डैश प्रोड्यूस्ड वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। अब समझ गए होंगे। तो ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस्ड वेजिटेबल ऑयल में आता है। आगे लिखा एंड इज फाउंड, और ये पाया जाता है, देखने को मिलता है, इन हाफ ऑफ ऑल सुपरमार्केट प्रोडक्ट्स, जितने भी सुपरमार्केट प्रोडक्ट है उसमें आधे में तो ये पाया ही जाता है, ठीक है। इट इज चीप, सस्ता होता है, वर्सेटाइल, कई काम में आ जाता है, एंड कैन बी एडेड टू, और इसको ऐड किया जा सकता है, किसमें आ जाता है, डैश फूड। डैश फूड का मतलब क्या हुआ, जो मतलब भोजन वगैरह में भी इसका इस्तेमाल होता है। एंड
पर्सनल प्रोडक्ट्स लाइक लिपस्टिक हो गया, शैम्पू हो गया, इन सब में भी यूज किया जाता है पाम ऑयल को। तो इसकी खेती तो ज़्यादा होगी ही होगी क्योंकि फ़ायदे की चीज़ है। आगे लिखा है डैश पॉपुलरिटी हैज़ डैश पीपल टू क्लियर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अब यही इसकी जो पॉपुलरिटी थी, इसका जो यूज बढ़ गया था, इसकी वजह से ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को, मतलब जो उष्णकटिबंधीय वन थे उनको क्या किया, क्लियर कर दिया गया टू ग्रो मोर पाम ट्रीज। ज़्यादा पाम के पेड़ उगाने के लिए उन जंगलों को काट डाला गया। ठीक है, तो ये भी अपराधी है, पाम का पेड़ भी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पहला हम लोग भर चुके हैं, नेक्स्ट फिलर की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, आ जाओ, ये रहा हमारा नंबर 2। तो नंबर 2 में हमको क्या लगाना है, यहाँ लगाना है, दिया है नंबर 2 में। तो नंबर 2 में ये बताओ कि मोस्ट, देखो ऊपर बता चुके हैं कि पाम ट्री के प्लांटेशन के लिए जंगल काटे गए। आगे लिखा है पाम ऑयल इज मोस्ट डैश प्रोड्यूस्ड वेजिटेबल ऑयल। तो मोस्ट कॉमनली प्रोड्यूस्ड वेजिटेबल, मोस्ट कैजुअली या मोस्ट यूजुअली या मोस्ट लविंगली। तो मोस्ट कॉमनली सबसे कॉमन तौर पे ये पैदा किया जाता है ना, ज़्यादातर। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन होगा ये, मोस्ट कैजुअल है और मोस्ट यूजुअल नहीं होगा। ठीक है, यूजुअली लगा देते तो मोस्ट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो मोस्ट कॉमनली हो जाएगा। ठीक है, अब लविंगली विंगली का कोई लेना देना नहीं है ना, बहुत प्यार से उगाया जाता है, ऐसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ, हम लोग करते हैं अब कौन सा, ये 2 वाला हो गया ना, तो 2 वाले के बाद आ जाओ, ये हमारा तीसरा वाला नंबर 3 आ गया। ठीक है, नंबर 3 पे हमें क्या लगाना है, यहाँ ये लगा हुआ है एडेड टू डैश फूड। आगे लिखा है एंड पर्सनल प्रोडक्ट्स, ये एंड लगा हुआ है। ठीक है, तो डैश कैन बी, ये क्या होता है, देखो पहले यहाँ से देखो, ये सस्ता होता है, वर्सेटाइल होता है और इसका यूज किया जा सकता है, इसको ऐड किया जा सकता है, कहाँ कहाँ किया जा सकता है, डैश एंड डैश, डैश एंड डैश। तो एंड किस कंजंक्शन के साथ लगा, तो बोथ के साथ एंड लगता है, ईच के साथ एंड लगता है, बिटवीन के साथ एंड लगता है, वन के साथ लगता है। बिटवीन की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन लगाना नहीं है कि इनके बीच में तो है नहीं ना। यहाँ तो सेंस आ रहा है कि दोनों को यूज किया जाता है। तो दोनों के यूज के लिए हम क्या यूज करेंगे बताओ, दोनों के लिए आप यहाँ कौन सा वर्ड यूज कर सकते हो, दोनों के लिए आप कर सकते हो बोथ, ईच नहीं लगाना है। ठीक है, और एंड, ईच के साथ एंड लगता नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, वन के साथ एंड लगता नहीं है गलत हो जाएगा, 2 के साथ लगता है, बोथ के साथ और बिटवीन के साथ लगता है। यहाँ बिटवीन की जरूरत नहीं क्योंकि प्रीपोजिशन का यूज नहीं है, कंजंक्शन का यूज है, इसलिए बोथ लगेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई। आगे बढ़ो, हमारा अगला क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है अब की बार हमारा 4 नंबर पे। तो ये 4 नंबर पे क्या था, ये इन्होंने कहा कि लिपस्टिक, शैम्पू और खाने वाली चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। चौथे नंबर पे आ जाओ, डैश पॉपुलरिटी। डैश पॉपुलरिटी, तो पाम ऑयल के लिए आप पॉपुलरिटी लगाएंगे तो पाम ऑयल के लिए आप पजेसिव एडजेक्टिव क्या यूज करोगे, आवर पॉपुलरिटी हो जाएगा कि पेड़ की पॉपुलरिटी है। भैया वो नारियल के तेल की पॉपुलरिटी है ना, तो नारियल के तेल के लिए आप क्या यूज करोगे, ये वाला इट्स यूज करोगे या ये इट्स वाला यूज करोगे। ये वाला जो इट्स लिखा है इसका मतलब होता है इट इज पॉपुलरिटी नहीं होगा, ये गलत हो गया। ठीक है, और देयर लगता है प्लूरल के लिए लगेगा नहीं, तो किसके लिए लगेगा, निर्जीव के लिए आप ए वाला इट्स लगाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे आ जाओ, हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ये रहा आपका आखिरी वाला क्वेश्चन, ये फिलर नंबर 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो फिलर नंबर 5 में क्या है, ये दिया हुआ है हैज डैश। ठीक है, तो इसकी जो पॉपुलरिटी है हैड डैश पीपल टू क्लियर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो इसकी जो पॉपुलरिटी है, नारियल के तेल की जो पॉपुलरिटी है, उसने लोगों को उकसाया कि आप जंगलों को काटो। ठीक, उसने लोगों को उकसाया कि आप जंगलों को काटो। तो ठीक है, उकसाने के लिए क्या लगाओगे, बैफल्ड लगेगा नहीं, डिलाइटेड मतलब खुशी देना, क्यूरेटेड होगा नहीं, प्रॉम्प्टेड हो गया। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है जब हम किसी को कोई काम करने के लिए उकसाते हैं, तो यही उसकी मतलब ताड़ के पेड़ों की, या ये कह सकते हो नारियल के फलों का जो उपयोग है, जो उसकी बिक्री बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा चीज़ों में उसका इस्तेमाल हो रहा है, तो उसकी उस पॉपुलरिटी ने लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया, उकसाया, प्रॉम्प्ट किया कि आप जंगलों को काट कर ताड़ की खेती करो। ठीक, समझ में आ गए, मार्केट के लिए। तो ये था हमारा आज कौन सा सेट था, ये सेट रहा होगा 28। ठीक है, 28वां सेट है। ठीक है, तो 28वां सेट भी ख़त्म हो गया। 18 जुलाई का ये मॉर्निंग का पेपर था। ठीक है, आप लोगों को ये सेशन कैसे लग रहे हैं, और आप लोगों की कोई सलाह है जो मैं करूं तो और अच्छा हो जाएगा हम लोगों का डिस्कशन, तो आप लोग हमको राय ज़रूर दीजिएगा। और उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा, मेहनत आपको हमारी पसंद आ रही होगी, क्योंकि कोई निगेटिव कमेंट आ नहीं रहा है, तो मतलब नहीं आना तो फिर पॉजिटिव ही मान के चलते हैं ना। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं कल 29 वाले सेशन में। ठीक है, तब तक एंजॉय करिए और पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, जब जो करना हो तब करिए।
अब ये नहीं है कि 24 घंटा पढ़ाई करते हैं, जब पढ़ने का मन हो तब तक पढ़िए, लेकिन ये नहीं कि अगर आप मस्ती के मूड में हैं तो पढ़ाई मस्ती का मूड उतरता नहीं तो गलत हो जाता है। तो 3 घंटे मस्ती कर लो, तो उसके बाद अपने खाने और सोने का पूरा ध्यान रखो, उसके बाद पढ़ाई भी करते रहो। जब जो काम करो तब वो काम करो। पार्टी में हो तो पढ़ाई नहीं, पढ़ाई कर रहे हो तो पार्टी नहीं, ठीक है, दो में एक काम करो, ठीक। और सक्सेस मिलेगी, काहे नहीं मिलेगी यार, लगन से लगे रहो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।